क्या कुछ खास रहा है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब इस बजट को कैसे देखा जाए, आज इस पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। कमल हांडा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। और मनोज गर्ग जी हैं हमारे साथ, आप अर्थशास्त्री हैं। मनोज गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। विधु जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बजट की कुछ खास बातें मैं लगातार दर्शकों को बता रहा हूं और बजट को लगातार लोगों ने देखा भी है, सुना भी है। कैसे देखा जाए इस बजट को, क्योंकि हर एक वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। कैसे देखते हैं इस बजट को, विधु रावल जी? आयुष जी, आपको नमस्ते और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, बहुत ही समावेशी बजट था ये, बहुत सर्वस्पर्शी बजट था। हम जानते हैं कि पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि अलग अलग माध्यमों से सुझाव बैठकें हुई हैं। 1592 सुझाव जो हैं फिजिकली जो है बजट बैठकों के माध्यम से जो है, चाहे पक्ष और विपक्ष के एमएलए थे या और जो अलग अलग वर्गों के जो लोग थे उन्होंने दिए। और इसके अलावा जो है हम जानते हैं कि लगभग 9000 के करीब जो सुझाव हैं वो ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से जो है मुख्यमंत्री जी जहां जहां जाते थे, क्योंकि वित्त मंत्री भी मुख्यमंत्री ही हैं, तो उनको जो है दिए जाते रहे। तो लगभग 11000 जो सुझाव हैं, इन सबको इनकॉर्पोरेट कर एक सर्वसमावेशी, एक सर्वस्पर्शी बजट जो है, जिस बजट में हर विभाग को लेकर जो है हम पूरी की पूरी 1 घंटे की चर्चा कर सकते हैं कि इस विभाग में क्या रहा। ऐसा एक बजट जो है आज हरियाणा को मिला है। मुझे लगता है कि संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, जो हम संकल्प लेकर जनता के बीच में गए थे, जिन संकल्पों को पूरा करने के लिए जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, उसको पूरा करने हेतु ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला बजट है। और इसने ये भी बताया कि किस प्रकार से हमारे जो हरियाणा की सेहत है वो कितना हरियाणा तंदुरुस्त है। हमारे विपक्षी लोगों का जो रोना रहता है, हमेशा झूठ रहता है, भ्रम रहता है, उसका भी जो है इस बजट ने पूरी तरीके से उसकी पोल खोल दी। आंकड़े दर आंकड़े, परत दर परत किस प्रकार से झूठ का पर्दाफाश किया। तो उस नाते से आज मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां हमारे विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने जाती हैं और अपने बड़े बड़े वादे करती हैं, जहां इक्का दुक्का जगह पर कहीं एंटी इनकम्बेंसी या किसी झूठ और भ्रम के नाते उनकी कहीं इक्का दुक्का सरकार बन भी जाती है, तो उन वादों को भूल जाती है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार 3 साल पहले बनी, पॉइंट इन क्वेश्चन, वो आज तक जो है महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दे पाए। हम दुगने से भी अधिक जो है, केवल यहाँ पर 200 दिन नहीं हुए सरकार बने हुए, और हम इन 200 दिनों के अंदर बजट ये प्रावधान उसका कर दिया। मुझे लगता है ये और सरकारों के लिए जो है वो तो आमने एक तुलनात्मक चित्रण तो खींचता ही है। जनता को भी बारंबार जो है ये बधाई और प्रशंसा करने की बात है कि क्यों वो भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुनती है। देखिए ना, आज किस प्रकार से मैक्रो और माइक्रो लेवल पर जो है कितना शानदार बजट प्रस्तुत हुआ। हम देखते हैं कि कितने जहां पर आप सोच भी नहीं सकते उन क्षेत्रों के अंदर जाकर जो है काम किया गया। नकली बीज जैसा विषय जो है, जो कि आमतौर पर जो है किसान के लिए संकट का सबक रहता है, उन नकली बीज विक्रेताओं पर नकेल कसने की बात जो है और उसके लिए पूरा का पूरी एक योजना बनाने की बात इस बजट के अंदर हुई है। नई बागवानी नीति की बात हो, चाहे बात हो महिला डेयरी फार्मर्स जो है, यानी डेयरी का काम करने वाली जो है, पशुपालन का काम करने और डेयरी का काम करने, ऐसी महिलाओं को भी जो है प्रोत्साहन करने के लिए 1 लाख रुपए का बिना इंटरेस्ट का लोन देने की बात हुई है। मोरनी जैसे एक छोटे से क्षेत्र जिसको शायद भूल ही जाते होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वोट नहीं आती वहां, बहुत सारी वोट है नहीं वहां पर, बड़ा ह्यूजली डेंस नहीं है, तो उस वहां पर भी जाकर वहां के भी किसान की चिंता करते हुए उनकी भी आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना की यहाँ पर बात हुई। गौशालाओं के अंदर ई रिक्शा, अब ये छोटी छोटी जो गोरक्षक जैसे मेरे जैसे व्यक्ति जो बाल्यकाल से जो है गोरक्षा में के क्षेत्र में काम करता रहा है, हमें पता है किस प्रकार से जब गौ माता कहीं पर जो है कहीं पीड़ित होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको किस प्रकार से लेकर आने में हम ट्रॉलियां वगैरह अरेंज करते रह जाते हैं। ई रिक्शा का देखो कितनी गौएं मैडम प्लीज, ठीक, कभी कभी कोई डिबेट ठीक हो जाए ना, हर बार क्यों
कोई छापा जरूर थोड़ा डालना है, मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज। नो कॉमेडी टुडे, है ना? नहीं विधु रावल जी थोड़ा सा मैडम, ठीक है, थोड़े मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो बताइए, क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली जाएंगे तो फिर समय मैं कम हो मैं जाएगा। हाँ मैं ये बारीक मुझे हाँ ये मुझे लगा कि आप टोकेंगे कि इतनी बारीकी में क्यों चले गए। अरे साहब, इतनी बारीकी में तो हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी चले गए। तभी तो ये मनोहर बजट है, तभी तो ये नायाब बजट है, तभी तो ये जिस प्रकार से विपक्षी आज संतोष हरियाणा नहीं की है, मैं नायब अब विपक्ष का ही रोक कर लेता हूं। विधु रावल जी, कमल हांडा जी, ये बजट कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे, रिएक्शन सुन रहे थे, लोग कह रहे हैं कि बजट में कुछ भी खास नहीं है। और क्या कहेंगे? ठीक है, कमल हांडा जी। देखिए, पहले आप इसी की कमेंट्स ले लीजिए। पहले जब मैं बोलूं तो फिर वो बोलना शुरू देखिए, करेगा। थोड़ा तमीज से बोला कीजिए, इसके उसके नहीं होता। ठीक है, चलिए आज तो बजट है, आज बजट पर बात करते हैं। एक सेकंड, हाँ कमल हांडा जी। इसके उसके नहीं होता, थोड़ा तमीज से बोलो। चैनल देखने वालों को भी मेरा हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना बयान कर रही है ये दुनिया। फिर बीच में हम नहीं, पढ़िए, हम तो कह रहे हैं। मैं तो पीछे से मुकर्रर कहूंगा मैं, आप पढ़िए एक बार, आप पढ़िए, मैं मुकर्रर। चलिए कमल हांडा जी को बोलने दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ कमल हांडा जी। वो तो थोड़ी सी भी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना होंगे तो दुनिया दर बदर हो जाएगी। तो मैं देख रही थी कितना महिला मंडल भाजपा के प्रवक्ता। और मैं एक छोटी सी चीज पहले कहना चाहूंगी बिफोर आई स्टार्ट ऑन द बजट। एक नई चीज आई है सर देश में हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगी, उसका नाम है ग्रॉक। मतलब कि स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंजर लैंड, लेकिन उसको सारा उसमें इंटरेस्ट है। आप कोई भी सवाल उनसे पूछो, आपको हर सवाल का जवाब देगा। आपको गूगल शायद लेकिन ग्रॉक जरूर दे रहा है, GROK। ठीक है, उसमें चाहे आप कुछ भी पूछे। पूछिए, एक छोटा सा सवाल पूछिए, जगत नारायण मुल्ला कौन थे? बीच में नहीं से पूछिए, जगत नारायण मुल्ला कौन थे? मैंने पूछा उनसे, मैंने ग्रॉक से कल ही पूछा। आयुष जी चुप कराइए। चलिए, अच्छा ठीक है कमल हांडा जी, ठीक है। अब आज के विषय पर, आज बजट पर बात करते हैं। विधु रावल जी, एक मिनट। नेहरू से उनका क्या संबंध था? चलिए एक मिनट, विधु रावल जी। क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाने में उनका क्या योगदान था? जरूरी था कि उन्होंने भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं ग्रॉक से, इसलिए जनता को बताना जरूरी था। आप भी पूछिए, मेरे कहने पर। नहीं ठीक है, अब आज बजट पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये कंटेक्स्ट यहीं पर यहीं छोड़ते हैं अभी। ठीक है, आज बजट पर कमल हांडा जी पर ही आ रही थी आयुष जी। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हरियाणा तंदुरुस्त है। अगर 90% लोग BPL में हैं तो कहां से हरियाणा तंदुरुस्त है, मुझे ये बताएं। बेरोजगारी दर इतनी है और ये एक बार आधार पूछ लीजिए प्लीज। आगे इससे पहले कुछ बोले, इनसे आधार पूछ लीजिए। 90% BPL में ये कहां से कैसे डिक्लेयर किया इन्होंने? आगे कुछ भी। कमल हांडा जी फिर देखिए, इस तरह से अगर आप डाटा रखेंगे तो फिर इस पे क्वेश्चन होगा ना। ये 90% कैसे है? 190% क्यों बोला? 90% कैसे? हरियाणा में बीपीएल की जो श्रेणी है उसमें सारे 90% के नीचे 90% है। ये कहां से डाटा आया? सुनिए तो सही, अब आपको मैं अगली बात भी बताती हूँ, आप भी सुनिए, उसको चुप रखिए। मैं उसके बीच में नहीं बता दीजिए पहले ठीक है। विधु रावल जी एक मिनट। हाँ कमल हांडा जी। बेरोजगारी दर 4.1 या 4.7%। अरे अभी 90% पर तो आ जाइए एक बार। हर 100 में 96 लोग। माफी मांग लीजिए। इन्होंने सब बात दिखाया। अब मैं एक नई बात बताना चाहती हूँ। ठीक बात है क्या? एक के बाद एक झूठ बोलती रहेंगी ये। झूठ तुम बोलते हो, मेरे को बताते हो चोर मचा। अरे एक के बाद एक। अच्छा, इसमें ये आपको नहीं ठीक है, डाटा थोड़ा सा करेक्ट रखें ना, क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो फिर तो बार बार ये सवाल आता रहेगा ना कि आपने कह दिया कि 90% लोग BPL से नीचे हैं। सर इनकी नीति कन्वेंशनल विजडम को भी डिफीट करती है इनकी बातें, कॉमन सेंस को डिफीट करने वाली बातें हैं। जाने दे हमारी बात। मैं ये बता रही हूँ 90 नहीं, सॉरी 80% अगर BPL की श्रेणी कैसे हो गया? अच्छा 80 बता दीजिए, चलो 80 बता दीजिए, चलो। सुनिए, यानी और एक बात और बताना चाहती हूँ। आयु जी अब 80 बताने लग गई, देखिए, और 80 भी गलत है। और बताइए, लाख BPL कार्ड याद है कि भूल गए? जो 2022 से 2024 BPL कार्ड इतने नहीं है मैडम, नहीं है इतने BPL कार्ड। गलत है आपके पास जानकारी। बनाए तुम लोगों ने फायदे के लिए, अपने झूठे जैसे अब बना रहे हो, झूठे आई कार्ड बना रहे हो। मैं कह रहा हूं कि डाटा कोट मत करिए, अपनी बात रखिए। डाटा कोट करेंगे तो फिर उसको चैलेंज करने लगेंगे लोग। ठीक है कमल हांडा जी, बात रखिए। फंस जाएंगे आप उसको चुप कराएंगे। हाँ नहीं विधु रावल जी शांत है, आप अपनी बात रखें। डाटा कोट ना करें ना, क्योंकि फिर उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठने लगते हैं। आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। हाँ, आप अपनी बात रखें। आगे मैं उसको मैं भी नहीं बोलने दूंगी। नहीं ठीक है, नहीं वो नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात रखें। ठीक है। सारे राशन कार्ड एक नई चीज आई है निकल कर। सारे राशन कार्ड अब खत्म है। अब कोई भी बिना राशन कार्ड के भी राशन ले सकता है। यानी कि जो 100 गज के प्लॉट थे, जो आपको 5 किलो अनाज मिलता था, चलो वो तो मिलेगा ही मिलेगा।
और जो 100 गज के प्लॉट ना देने पड़े और इनको और काम ना करने पड़े, उनको 500 में सिलेंडर ना देना पड़े, 2100 रुपए की बात भी इन्होंने कर दी। इनको पता भी है हरियाणा की आधी आबादी है और उसको एक साल में जो इनका बजट है ना, एक साल के 10 महीने में सिर्फ महिलाओं पर ही खत्म हो जाएगा वो बजट। पहली बात तो ये है। शिक्षा की बात मैं बता देती हूँ, महंगाई कितनी इन्होंने बताया, 13.1% की बढ़ोतरी इन्होंने बताया आपके उसने, या आपने बताया शायद बजट में। हाँ, 13.1% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन महंगाई आप देखिए ना, तिगनी चौगनी हो गई। जो चीज 50-60 में आती थी वो 200-250। महंगाई भी बता दीजिए ना, महंगाई भी बता दीजिए, इन्फ्लेशन रेट बता दीजिए देश का, मैं बता दूं। नहीं ठीक है विदुरावल जी, एक मिनट उनको बात रखने दे। विदुरावल जी ऐसे नहीं वो बात रखने दे। हाँ, कमल लांडा जी। नहीं, ये 3 गुना चौगुना बता रही है, 3 गुना चौगुना कम है। लिए गए पहली बार में है महंगाई तो 10 साल झक मार रहे थे, 10 साल बर्बाद किए, कोई काम नहीं किया, इसका मतलब तो ये हो गया। दूसरी बात, नकली पूछ रहे हैं। अरे बीमारी है भाई, इलाज करा ले, आयुष्मान में नहीं होगा, नेहरू हॉस्पिटल में ही होगा तुम्हारा इलाज, समझे? नेहरू जी अपना खुद का इलाज करवा लेते तो हमारा बड़ा लाभ हो जाता। चलिए विदुरावल जी भी उनको बात रखने थे। कमल लांडा जी हाँ कंप्लीट करें। बोलते हो जिनके कॉलेज बनाए हो कॉलेजों में पढ़े हो, शर्म आती है अगर प्रोफेसर सच में हो तो। नकली बीज और नकली कीटनाशक की बात की आपने, आयुष जी सुना था 2014 से पहले कभी नकली बीज और नकली कीटनाशक हमने नहीं सुना था, लेकिन इनके हम बचपन से ही सुन रहे। नहीं कमल लांडा जी, ये शिकायतें तो किसान करते रहे, कि तो किसान हमेशा करते रहे। हम प्रदर्शन करते थे तो हमारे ऊपर लाठियां भाजती थी आपकी सरकारें। एक मिनट, आपकी सरकारें लाठियां भाजती थी हमारे ऊपर, हमने प्रदर्शन नहीं विदुरावल जी, नकली बीज के लिए मैंने खुद नहीं एक मिनट विदुरावल जी, अपने समय में काउंटर करिएगा ना, ऐसे फिर हो नहीं पाएगा। कमल लांडा नहीं, ये कह रहे हैं कि कभी सुनना है। नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो करेक्ट कर दिया, उनको एक बार बोलने देना, अपने समय में आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। एक मिनट, अभी उनकी बात आने दें। कमल लांडा नहीं, अब मैंने कहा 300 पे तो बैठी थी जो उनकी स्मृति ईरानी, सिलेंडर और प्याज की माला लेकर बैठ जाती थी। अब 1000 के पास सिलेंडर है तो कोई बोलता नहीं, ना इनके मुंह से कुछ फूटता है। 500 रुपए तो बढ़ गई ना हमारी, ये नहीं देंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ, सारे इनके झूठे। वैसे जोर शोर से नायब सैनी सिंह ने घोषणा की, जैसे प्रधानमंत्री ने 2014 में आते ही कहा 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हर एक के खाते में, किसानों की आय दुगनी 2022 तक। कहां हुई किसानों की आय? तो आप ये मानते कमल लांडा जी, इससे कुछ नहीं मिलेगा प्रदेश की जनता को, इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला? आप लिख लीजिए मेरी बात, नोट कर लीजिए, ये घोषणाएं ही घोषणाएं हैं, सिवाय भ्रष्टाचार के ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आज आप मेरे से रिटर्न में आप अगर आप कहेंगे मैं आपको लिख कर दे दूंगी, कुछ करेंगे दो कुछ कहनी है जरा सर। 40,000 बस पास इन्होंने रद्द कर दिए स्टूडेंट्स के। एजुकेशन के बारे में ये बात करेंगे, ये एजुकेशन पर बात नहीं करते। हॉस्पिटल्स होंगे तो आप सीटें बढ़ाएंगे ना, हॉस्पिटल्स ही नहीं है ना, डॉक्टर्स हैं वहां पर, तो आपसे सीटें बढ़ाकर क्या कर लेंगे फिर आप लोग? दूसरी बात एक और बड़ी मजेदार मैं आपको बताना चाहती हूँ, कौन कैसे लोग कैसे बोल रहे हैं? अरे डॉक्टर्स एमबीबीएस पढ़कर डॉक्टर बनेंगे या डॉक्टर बनने के बाद एमबीबीएस पढ़ेंगे? आपका बेसिक कॉमन सेंस से भी इतनी दुश्मनी है क्या आपकी? चलो मुझसे और भाजपा से तो है, बेसिक कॉमन सेंस से भी दुश्मनी आपकी। ठीक है, अरे एमबीबीएस पढ़ेंगे, एमडी करेंगे तभी तो डॉक्टर लगेंगे। नहीं वो ये कह रहे हैं कि जहां पर जो फैकल्टी नहीं है आपके पास, वो कह रहे हैं डॉक्टर बनाने के लिए भी जो पढ़ाने के लिए डॉक्टर चाहिए वो नहीं है आपके पास। आयुष जी 10 बार टोक दिया उसने, आप उसको रोकते नहीं मैं रोक रहा हूं कमल लांडा जी, मैं बराबर रोक रहा हूं, मैं ऐसा नहीं, मैंने करेक्ट भी किया। ठीक है, बात रखें आप। 40,000 बस पास इन्होंने जो है बंद कर दिया। अस्पतालों में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूलों में जाओ टीचर्स नहीं है। टॉयलेट के नाम पर 40 करोड़ का घोटाला मानेसर में हो गया, लेकिन अभी भी गर्ल्स स्कूल में 767 स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, 1243 बॉयज स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है। 10वीं और 12वीं की एक जो चीज मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहती थी, 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो टैबलेट्स दिए थे इन्होंने, अब शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिए हैं कि जी वो टैबलेट्स उनसे वापस ले लिए जाएं। तो आपने दिए किस लिए थे? शोशेबाजी के लिए दिए थे, दिखावा स्टूडेंट्स को देने के लिए। और दूसरी बात, आदेश दिए कि जो यूजलेस वैकेंसीज हैं उनको खत्म करो। कौन सी यूजलेस वैकेंसीज हैं भाई, जरा ये भी पता चले, और कितने लोग रिटायर हुए, ठीक है चलिए। लोग आपने कमल लांडा जी आपका ये कहना है, लब्बो लुआब आपकी बात कहिए कि इससे कुछ नहीं होगा, ये झूठी घोषणाएं। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, कुछ हासिल हुआ क्या प्रदेश को? इस बजट को कैसे देखते हैं आप? चंदा चोर पार्टी। ठीक है आयुष जी, आयुष भाई, ठीक है। हाँ कमल लांडा, एक मिनट। जिस प्रकार की आयुष जी, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपको? जी। आयुष भाई, जिस प्रकार की चुनौतियां हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने, हरियाणा प्रदेश के मैं कहूंगा कि वित्तीय प्रबंधन के सामने थी, उन चुनौतियों के विपरीत जाकर के और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक बजट पेश हुआ। हालांकि हमें एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में हमें बहुत आशा थी कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की जो खासकर खस्ता वित्तीय हालत है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, और ऐसे कदम उठाएंगे कि हम
उम्मीद कर सकेंगे, एक दूरदृष्टि वाला बजट होगा कि हरियाणा प्रदेश के आने वाले समय के अंदर हालात सुधरेंगे। और हरियाणा प्रदेश जिन युवाओं के लिए जाना जाता है, युवाओं के भविष्य के लिए जाना जाता है, तो उन युवाओं का एक स्वर्णिम भविष्य बनेगा। लेकिन इन सभी आशाओं के विपरीत जो बजट पेश हुआ बड़ा निराशाजनक है। और मैं ये मानता हूं कि ये केवल एक मेरी स्टेटमेंट नहीं है, कुछ तथ्यों के आधार पर आपको मैं बताऊंगा कि जैसे हम उम्मीद कर रहे थे और जिस प्रकार से न केवल विपक्ष ने, जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे, कई 11,000 पता नहीं 12,000 सुझाव आए, लेकिन उन सुझावों का कहीं पर भी जिक्र इस बजट में नहीं था। ये बजट उन सुझावों से अलग हट करके ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं, कहीं स्वयं पीछे से कहीं दिल्ली के हेडक्वार्टर से तैयार होकर के आया है, और वही झलक इस बजट में देखने को मिल रही थी। और 6 नई चीजों के, देखिए ये पहले भी भारतीय जनता पार्टी का यही तरीका रहा है, बड़े बड़े नाम गिनवा देंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे, मिशन एआई स्थापित होगा, जब आपकी मूलभूत समस्या ही नहीं है, आपके स्कूलों में लैब नहीं, आपकी 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, आपने लोनों 5-6 हजार करोड़ के लोन के अंदर डाल दिए हैं, और आप बात कर रहे हैं कि एआई बना, मिशन एआई हब बन जाएगा, हम फ्यूचर डिपार्टमेंट बना देंगे, जैसे एलन मस्क वो बन गए हैं ना वहां पे, उस तरह का डिपार्टमेंट। इस तरह की घोषणाएं करने का मतलब ये है कि सरकार का जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, प्रदेश की ताजा हालात है, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और वो बाकी जनता का ध्यान भी वहां से हटाना चाहती है। हम इस समय जो अपनी कृषि आधारित जो हमारी इकोनॉमी है हरियाणा प्रदेश की, उससे जूझ रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और सबसे बड़ा जो खतरा था हरियाणा प्रदेश की वित्तीय खस्ता प्रबंधन पर, कि उसको दूर करने का कोई भी ऐसा कदम नहीं दिखा कि हम जो है कर्ज के अंदर है, 3,52,000 करोड़ का कर्ज अब हरियाणा प्रदेश पर हो गया है। और हरियाणा प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है, निराशाजनक बात यह है कि उसका 30% यानी 1/3, 30% से भी ज्यादा हिस्सा केवल कर्ज की अदायगी में, ऋण की अदायगी में जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंट, ये सरकार के खुद अभी जो डाटा वो पिक्चर पेश कर रहे हैं, वो आपकी मीडिया की तरफ सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उस सर्कल के अंदर खुद उन्होंने, आप देख सकते हैं उसके अंदर, ये मेरा कोई डाटा नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स को जितना फीसदी बजट एलोकेशन किया है, उन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बजट जाएगा तो केवल मूल ऋण की मूल चुकाई में जाएगा और उसके ब्याज पर जाएगा, जो बहुत ही निराशाजनक है, प्रदेश के भविष्य के लिए मैं कहूंगा बहुत खतरनाक है। और उसके साथ साथ इन्होंने 6 नए डिपार्टमेंट और या मैं कहूंगा संकल्प तो लिए हैं, लेकिन जो 6 मूलभूत हमारी डिपार्टमेंट हरियाणा प्रदेश के थे, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कृषि और सिंचाई। उसका एलोकेशन जो है बजट में पिछली बार 11.52% था, उसको कम करके 10.67% कर दिया। दूसरा बड़ा जो हमारा मूलभूत डिपार्टमेंट है शिक्षा का टोटल कुल बजट पिछली बार 10.94 था, उसको कम करके 10.39 कर दिया है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे 5.02% को कम करके 4.72 कर दिया है। बजट में इनका हिस्सा और कम कर दिया गया है। और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पर जो पिछली बार 2.5% बजट का हिस्सा था, इस बार 2.5 से कम करके 2.40 कर दिया गया है। और खासकर हरियाणा जो है ग्रामीण परिवेश के लिए जाना जाता है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत का फंड है, जो 3.86% से 3.61% कर दिया। फिर उसके बाद छठी चीज जो हरियाणा प्रदेश के लिए जानी जाती है, हरियाणा प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट एंड रोड जो महकमा है, खासकर से हरियाणा प्रदेश का ट्रांसपोर्ट विभाग बहुत उससे, लेकिन बजट निरंतर कम हो रहा है। 4.16% से कम करके उसका बजट 3.72% पे 70% पे कर दिया। तो ये सरकार की प्राथमिकताएं दिखाता है, सरकार की प्राथमिकताएं किस तरफ हैं, हरियाणा प्रदेश की जरूरतें क्या हैं, हरियाणा प्रदेश में ऐसे क्या कदम उठाए। ये थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, इसको मैं समझता हूं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मनुज ये इसके अंदर भी जो चीजें हैं वो प्रायोरिटी पर दिख नहीं रही। मैं मनुज जी का रुख कर लेता हूं। मनुज जी, ये बातें पॉलिटिकली तो यहां पर होती रहेंगी, लेकिन जरा ये बताइए, चूंकि एक तो वित्तीय स्थिति जाहिर है कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप इसको बेहतर बता पाएंगे, एक तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति और उसका वित्तीय प्रबंधन, ये बजट क्या उन सारी चीजों को मैच कर पा रहा है? कैसे देखते हैं आप हरियाणा का जो बजट पेश हुआ है? क्या आर्थिक स्थिति सही है हरियाणा की, या जिस दिशा में जा रहा है ये बजट, क्या उसको आप सही मानते हैं?
मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मनोज जी अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। नहीं मनोज जी, अभी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपके पास आने की। विदुर रावल जी जवाब दीजिए कि आप जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो तस्वीर उस तरह की है नहीं। एक तो कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक नई दिशा दिखाने वाला हो। अमनदीप केसरी जी भी कमोबेश वही बातें कह रहे हैं कि भाई हर चीज का तो आपने जो बजट का साइज है वो कम कर दिया है, फिर जो आधा से ज्यादा है वो आप ऋण अदायगी में दे रहे हैं, तो क्या हासिल होगा प्रदेश? मुझे नहीं पता अमनदीप जी किस आधार पर ये बात कह रहे थे। जो उन्होंने विभाग बोले मैंने वो पेन डाउन कर दिए। मैं उन सभी विभागों का आपको बजट बता देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले कृषि विभाग बोला। कृषि विभाग के अधीन जो है 3 या 4 डिपार्टमेंट आते हैं, मैं सबका बता देता हूँ। कृषि एवं उन्होंने कहा कि कृषि विभाग का बजट जो है हमने कुछ प्रतिशत कम कर दिया। मुझे नहीं पता उनका सोर्स क्या है, मैं उनको सोर्स दे दूंगा। आज ही का बजट भाषण है जो विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, वही है, वही आपके पास भी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 19.2% की वृद्धि के साथ 4,229 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट है। इसी के आधार एक और विभाग आता है बागवानी विभाग, उसमें 95.50% की इंक्रीज के साथ 1,068 करोड़ 79 लाख का बजट है। इसी के अधीन आता है पशुपालन विभाग, उसमें 50.9% के इंक्रीज के साथ 2,083 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट है। मत्स्य पालन विभाग जो है उसमें 144% इंक्रीज के साथ 218 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट है। सहकारिता विभाग के आधार पर मैं आपको बजट डॉक्यूमेंट दे देता हूं जी। बजट डॉक्यूमेंट की फिगर कोट कर रहा हूं मैं, बजट डॉक्यूमेंट की फिगर कोट कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने मुंह से भी पढ़ी है ये सरकारी विभाग डीपीआईआर द्वारा आपके मोबाइल पे भी आ गया भाई। ये वही बजट मैंने पढ़ा। विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी ने बोली है मैं, और मैं आयुष जी आपके चैनल पर तुरंत बोलते भेज भी रहा हूं। मैं आयुष जी से निवेदन करूंगा, अमनदीप जी मैं निवेदन कर रहा हूँ। भाई मान लिया अर्जुन चौटाला जी तो किसी पारिवारिक फंक्शन में गए हुए थे, वो नहीं सुन पाए, आपने भी नहीं सुना क्या जो मुख्यमंत्री जी ने? आप झूठा कैसे साबित? मैं तो कह रहा हूँ आयुष जी ये दिखा दीजिए, मेरी स्क्रीन बड़ी करके दिखा दीजिए। मुझे नहीं पता क्या ये, अरे ये हरियाणा सरकार ने जारी किया है यार, मैंने कहाँ से ले रहा हूँ? ये हरियाणा सर नहीं तो फिर दोनों लोग कैसे दोनों लोग कैसे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं ना भाई? वो भी तो सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं ना। मैं तो अरे आयुष जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर चला दीजिए आंकड़ा जो आपको डीपीआईआर और हरियाणा की तरफ से। अरे ये भाई ये देखो डीपीआईआर हरियाणा का, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है। अरे डीपीआई हरियाणा का व्हाट्सएप चैनल है, क्यों आप यार, ये तो बिल्कुल हद हो जाती है। जो पब्लिक डोमेन में हरियाणा बजट जिसको कहकर डॉक्यूमेंट आया हुआ है उसका पेज नंबर, अरे भाई पेज से ज्यादा लोगों को समझने के लिए डीपीआई हरियाणा ने, सुनिए मैं बता देता हूँ। सुनिए अमनदीप जी, मैं पेज नंबर कोट कर देता हूं आपको। उसमें पेज नंबर 20 के पहले पैराग्राफ को पढ़िए, पेज नंबर 20 के, जिसमें कृषि कल्याण बजट खत्म होता है। हाँ तो कितना फीसदी है, कितना फीसदी है बताइए ना? बजट का कितना फीसदी है? वो 10.67 है। मैंने क्या गलत बोला? सुना रहा हूँ इसमें, मैं पढ़ के क्या सुनाएंगे? आयुष जी आप यही बात को देखिए, आयुष जी आप एक बार इंटरप्ट करें, मेरी बात सुनिए। आप कितना फीसदी है कृषि का बजट, कितना फीसदी है? मैं समझ गया मनदीप जी, कितना फीसदी है बताइए तो, कितना फीसदी है? मैंने गलत क्या बोला? मैंने परसेंटेज बोली 10.67 है, 10.67 है, पढ़िए। और पिछली बार वो 11% था। अरे यार ये सरकारी डाटा है, मैं अपना बता दिया, आपने अपना पिक्चर पेंट कर दिया, मुझे भी करने दीजिए। कितना फीसदी है बताइए? मैं पढ़कर सुना देता हूँ। मैं ये बजट डॉक्यूमेंट में से पढ़ रहा हूं जो शायद सभी मीडिया चैनल्स के पास है, सभी के पास भेजा हुआ बजट डॉक्यूमेंट 80 पेजेस का है। ये इस 80 पेज में पेज नंबर 20 के फर्स्ट पैराग्राफ में ही ऊपर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, यहीं से पढ़कर सुना रहा हूं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर 4,229 करोड़ 29 लाख, जो मैंने अभी कोट किया,
बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 95.5% से बढ़ाकर 1,068 करोड़ 79 लाख रुपए। पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 50.9% बढ़ाकर 2,083 करोड़ 83 लाख रुपए। मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% बढ़ाकर 218 करोड़ 76 लाख। सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% बढ़ाकर 1,254 करोड़ 97 लाख। अरे इसी प्रकार यार से बाकी जो ये तो भाई ऐसे देखो, ये उलझाने वाली बातें हैं। नहीं वो समझ गया, वो बजट का साइज चूंकि बढ़ा है ना, तो इसलिए वो आंकड़ा तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल इसी बजट में जो आपका प्रपोर्शन था वो ज्यादा था। अगर पिछली बार वो 10% था तो इस बार वो कम हो ये गया। मेरा आंकड़ा नहीं है। नहीं ठीक है, समझ गया मनदीप जी, मैं बात समझ गया, मैं समझ गया मनदीप जी। आपके पास भी भेजा हरियाणा सरकार नहीं ठीक है, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। आप परसेंटेज बात बता रहे हैं, वो कितना स्पेसिफिकली एलोकेट किया गया वो उसको बता रहे हैं, तो जाहिर है बजट का जो साइज है वो बढ़ा है तो वो आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है विधु रावल जी, एक मिनट। देखिए पिछली बार जो बजट था, मैडम कॉमेडी नहीं, मैडम प्लीज कॉमेडी नहीं। टोका बीच में तो मैं भी टोकूंगी। अब आप कोई मीनिंगफुल बात बोले तो कतई ना टोकू। आप कोई एक मीनिंगफुल बात बोले तो मैं कभी ना टोकूं आप। मैंने अमनदीप केसरी को नहीं टोका, अमनदीप केसरी को नहीं टोका, पूछ लीजिए अमनदीप जी से। पूरी आदत है। अच्छा चलिए, टाइम ना वेस्ट कीजिए ना मैडम, ये नोटंकी देखने थोड़ी आते हैं दर्शक। ठीक है आगे। हाँ ठीक है, अमनदीप जी ने जो कोट किया, ठीक है, उसको एक बार फिर से स्पेसिफाई करिए। ठीक है एक मिनट। चलो अमनदीप जी का जवाब दे देता हूँ। कमल आंडा जी को जवाब नीचे नहीं दे देते। देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ कि किस प्रकार से मिस कोटिंग होती है डाटा की। एक उदाहरण अभी दिया मैंने। एक मिनट प्लीज, बीच में नहीं बोलिए मैडम, मत बोलिए, क्यों डिबेट खराब कर रहे हैं मैडम। दर्शकों पर रहम खाइए, हो सकता है कोई आपका पोटेंशियल वोटर देख रहा होगा, उन पर तरस खाइए मैडम, तरस खाइए, डिबेट पर तरस खाइए। चलो मुझसे तो आपकी जाति दुश्मनी हो सकती है। ठीक है कमल आंडा जी, अभी आपके प्रश्नों का भी जवाब आ जाने दीजिए ना, एक मिनट। करो लोगों को। देखिए मैं हैरान था बार बार जो है, क्योंकि मैं अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ कहा ही नहीं था जिसको बात को जवाब देता। मैं इनेलो के प्रवक्ता के सीधा जवाब दे रहा हूं। इन्होंने शुरू के 3-4 वाक्य पूरी तौर पर लगाए, खस्ता वित्तीय हाल। मुझे ये प्रभाषित करते हैं जब इनका समय आए कि खस्ता वित्तीय हाल क्या होता है, किन मानकों पर खस्ता वित्तीय हाल। आपको क्या लगता है वो नहीं, कोई एक मिनट, हर चीज के कोई मानक होते हैं। हम भी किसी प्लेटफॉर्म पर आज डिबेट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसे। आयु जी चुप करवाइए ना, चुप मैडम, थोड़ा कुछ और काम कर लीजिए। इतना हम डिबेट करके निपट जाएंगे, आप कुछ और कर लीजिए तब। मैडम कुछ और कर लीजिए ना प्लीज। आयु जी ये क्या हो रहा है? आयु जी टाइम नहीं वेस्ट हो रहा क्या? ठीक है एक मिनट, बात आने दे। आयु जी 7 बजे किसी और चैनल पर डिबेट है, 8 बजे किसी और चैनल पर मेरी डिबेट है। ऐसे इसलिए थोड़ी बैठा हूं कि मैडम की नोटंकी ले। 8 बजे तो शायद मुझे फ्री नहीं देना पड़ेगा। एक मिनट ठीक है, मेरे साथ मनोज जी जुड़ गए। मैं एक बार मनोज जी का एक रिएक्शन लेता हूं। मनोज जी ये जरा समझाइए, ये बजट क्या है, प्रदेश की वित्तीय हालत कैसी है, बजट से क्या मिल रहा है लोगों को, क्योंकि राजनीतिक बातें तो यहाँ पर बराबर हो रही हैं। थोड़ा बताइए इसको, और लेमैन लैंग्वेज में बताइएगा जरा, दर्शक भी हमारे समझे। मनोज जी कैसे देखें इस बजट को? योगी आप सभी को, इंडियन न्यूज हरियाणा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले तो एक हरियाणा वासियों को बधाई भी दूंगा कि आज हम 2 लाख करोड़ के ऊपर बजट हम पहुंच गए हैं। हमारा ये शायद चुनिंदा 4 या 5 स्टेट हैं जिनके 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। यदि आप पॉजिटिव वे की बात करें, मैं भी नेगेटिव वे पे भी आऊंगा, तो पहले पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एक बारीकाई में आपको समझाऊंगा। आज हरियाणा के बजट में एआई की बातें हो रही हैं, स्मार्ट गली, स्मार्ट सड़क की बातें हो रही हैं, स्मार्ट बाजार की बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं मतलब एक नेशनल लेवल पे बजट में बात होती है, वो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं हरियाणा बजट पे भी आ रहा है। ये जहां हम कृषि खेती से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, आज हम वैश्विक जो हमारे पास जो चैलेंजेस हैं हम उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जो एक हरियाणा के बजट में ये चीजें का समावेश हो रहा है। दूसरा, इसमें जो लोक लुभावनी बातें हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जो कांग्रेस और इनेलो के प्रवक्ता हैं उन्होंने सब चीज खामियां बता दी होंगी, मैं अगेन उस पर नहीं कहूंगा। हाँ, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता दूंगा।
आज यदि हरियाणा का बजट है तो उसका मोर देन 60% तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस समझते हैं, जो डे टू डे रूटीन हमारे खर्चे होते हैं, सैलरी बांटना है या कुछ भी XYZ जो रेवेन्यू लेवल के खर्चे हैं, तो 60% तो हमारा उसी में बजट खर्च हो जाता है हरियाणा का। आज मैं बजट सेशन सुन रहा था तो नायर सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम 10% से ऊपर, हम लास्ट 10 सालों से ऊपर बढ़ रहे हैं। वो सर पहले भी हम बढ़ रहे थे, वो चाहे कांग्रेस का टाइम था, चाहे वो एक देश का एक एवरेज हमारी होती है जीडीपी ग्रोथ की, उससे ऊपर हम पहले भी थे। दूसरी बात, मैं जो सर अभी कह रहे थे 10% हमारा कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों में अटकता है कि वो 10% से ऊपर हम शिक्षा बजट ऊपर नहीं जा पा रहे, उसमें मामूली कटौती कर दी। यदि आप उसका 10% आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बजट बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, वो परसेंटेज में थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि और चीजों के लिए फंड का एलोकेशन होता है। आप लाड़ो योजना ला रहे हैं जिसका 5,000 करोड़ का सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, जो एक अच्छा खासा बजट होता है, तो कहीं ना कहीं तो वो कटौती होगी ना। तो वो चीज आप समझिए कि एक बाल्टी भर के पानी, उसमें आप कुछ और कहीं आप वेस्ट करेंगे तो वो तो निकलेगा, तेल तो किलो में से निकलेगा ना। दूसरा, आप इंटरेस्ट फ्री लोन की बात हम कर रहे हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन उसका बियर कहाँ करेंगे आप? देखो, फंड तो हमें कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंकों से मिल जाता है, RBI से मिल जाता है, पर उसका जो एक इंटरेस्ट का बाहर है, वो हरियाणा मतलब गवर्नमेंट ही वहन करेगी। तो ये चीज छोटी छोटी बात है। अभी नो डोंकी रूट की बात हुई थी, मैं बहुत अच्छा लगता है कि अभी जब विदेश से एक वाहन आया था, सबको पता होगा, जब अमेरिका से एक विमान भर के आया, उसमें सबसे ज्यादा लोग हरियाणा के लोग थे। तो आज उन बातों को भी कैटर कर रहे हैं। तो ये मैं अच्छा बजट कहूंगा। एक लोग लुभावनी बातें बहुत अच्छी हैं। हाँ, जब मैं मेट्रो की बात करता हूँ, आज फरीदाबाद गुड़गांव की मेट्रो शायद लॉन्च हुए 7 साल हो गए, अब DPR तक नहीं है उसकी। वो चीज इनको देखनी पड़ेगी। आपको आज AI की आप बात कर रहे हैं, आज आप मेडिकल सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर मेडिकल सीट लेकिन मनोज जी, आर्थिक सेहत सही है क्या? देखिए, बेसिक प्रश्न तो ये है ना कि अगर आपका आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर है तो आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। क्या प्रदेश की वित्तीय स्थिति या वो प्रबंधन सही है? इस बजट में वो दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन है उसके अंदर? देखिए, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कहूंगा कि 50% से ऊपर कभी भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस जाता है तो हमें दिक्कतें आती हैं। अभी हम 60% से ऊपर चले गए, ठीक है, तो वो चीजें हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, 30% हमारा पैसा इंस्टॉलमेंट में चला जाता है, तो हम दूसरा लोन लेके हम उसकी कमी पेशी पूरी कर देते हैं। तो एक ठीक ठाक हम लेवल पर खड़े हैं अभी हरियाणा जो स्पेशल है, और बाकी स्टेट तो शायद 80, 85, 90% पे चले गए हैं। दिल्ली में देखता हूँ, दिल्ली में आज 80% से ऊपर का पैसा मतलब हम रेवेन्यू बजट पर खर्च कर देते हैं, जहाँ पहले वो 35-40% पे होता था। तो जो अपने प्रवक्ता हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा कि और स्टेट से भी कंपेयर करना पड़ेगा। ये कोई देश का बजट नहीं है, और उसके मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। तो आज यूपी इतना तरक्की कर गया, आज हरियाणा उस लेवल को कैटर नहीं कर पा रहा है। क्या हम नई इंडस्ट्री को ला पा रहे हैं? हमारे तो उसको सेकंड जो हमारा यूनिट खोलता है वो शायद हरियाणा से बाहर जा रहा है। तो वो चीजें हमें कैटर करने की जरूरत है जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़े, कृषि पे ध्यान दें, और जो AI है, जो ये चीजें, ये एक अच्छा वेलकम स्टेप मैं कहूंगा कि विदुर रावल जी, देखिए, पॉजिटिव बातें तो बता रहे थे, लेकिन जिस बातों की ओर इशारा किया मनु जी ने, ये चिंता का विषय, और यही विपक्ष उठा रहा है कि भाई इन चीजों पर आप लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। माफी चाहूंगा ये कहते हुए, हालांकि विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं जो डाटा देख रहा हूँ वो जुटला नहीं रहा। ये डाटा है सर, जो इन्होंने कहा कि हमारा जो GDP है वो अन्य स्टेट्स के मुकाबले क्या है, ये भी डाटा है, और इसके साथ साथ हमारा जो है देश के मुकाबले क्या है वो भी ये डाटा है। ये जो ब्लू लाइन हम देख रहे हैं, इसी ग्राफ में ही लिखा हुआ है, ये जो ब्लू लाइन है ये हरियाणा की GDP है, और जो ऑरेंज लाइन है वो भारत की GDP है। इसी बजट डॉक्यूमेंट के अंदर है, इसी में ही जो है। ठीक है, जब हम सरकार में आए थे 2014-15 में, उस समय हमारा जो पर कैपिटा इनकम और माफी चाहूंगा मैं, ये है GDP का डाटा जी। अगेन ब्लू लाइन जो है हरियाणा को रिप्रेजेंट करती है, और ऑरेंज लाइन, सैफरन लाइन जो है वो देश को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें जब हम सरकार में आए थे तब हरियाणा का जो GDP थी, हरियाणा की पर ईयर जो GDP ग्रोथ थी वो 6.6% थी, जबकि देश की जो एवरेज ग्रोथ थी वो 7.4% थी। अगले साल से ही हमने, अगले साल हरियाणा की बढ़कर 11.6% और देश की 8%। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले
यूनियन बजट आया, यूनियन जो बजट में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो एस्टिमेट की गई है वो 6.5% की गई है। हरियाणा की जो ग्रोथ रेट है वो 7.6% की गई है। मैं ये डाटा भी भेज देता हूं। तो हरियाणा इज ग्रोइंग मच फास्टर देन इंडिया एज होल, और यही हमारा ग्रोथ इंजन है। विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा कैसे जो है एक महत्वपूर्ण पहिया बनकर हरियाणा आगे खींचे इस रथ को, बजाय कि जिस प्रकार से हरियाणा पीछे खींचता था। अच्छा, दूसरा एक और फिगर जो है, इन्होंने कहा कि पहले जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं हुआ करती थी, ये ठीक है। एक जो है कुछ मैंने बार बार एक चीज पर मैंने पॉइंट आउट किया था, मैंने कहा कोई पैरामीटर होना चाहिए जिस पर आप कहें। मनु जी, मैं अब इनेलो वाले प्रवक्ता साहब की बात का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बार बार ये शुरू में बड़ा टाइम स्पेंड किया ये बोलने वित्तीय बड़ी मुसीबत है ये, उसके लिए कुछ पैरामीटर सेटअप किए हुए हैं। मनु जी मुझे बेल आउट करेंगे, मैं दूंगा अभी, मैं दूंगा पैरामीटर। उसके लिए अमनदीप केसरिया मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसके लिए नीति आयोग की गाइडलाइंस है, ठीक है। उसी में पढ़ के आपको बता देता हूं मैं कि जो फिस्कल डिफिसिट है हमारा वो 2.68% है हरियाणा का, इसी बजट में जो कोट किया गया है, जिसको हमने एस्टिमेट किया है 2.67% करने का। परमिसिबल लिमिट क्या है? 3%। ऐसा नहीं कि हरियाणा जो है केवल मतलब हरियाणा नहीं कर रहा तो कोई और डिफिसिट नहीं कर रहा। मैं आपको एक के बाद एक स्टेट्स बताता हूं जो कि फिस्कल डिफिसिट में, यानी कि राजस्व